नमस्कार विद्वान साथियों एवं डियर स्टूडेंट्स। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था 1990 के पश्चात। यहाँ काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन हुए और 1980 के दशक से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही थी और कई अर्थशास्त्रियों और विद्वान जनों का मत था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तित किया जाए। और 80 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी अव्यवस्था फैली। कई सेक्टर ऐसे थे, सार्वजनिक हित के कारण कई उद्योगों को इस तरह स्थापित किया गया कि उसमें आउटपुट तो काफ़ी समय बाद मिलना था, लेकिन अर्थव्यवस्था चलाए रखने के लिए पैसा लगाना ज़रूरी था। तो आय के स्रोत सीमित थे, केवल जो कर राजस्व इत्यादि से ही, पूंजीगत प्राप्तियों से ही राजस्व की पूर्ति होती थी, देश की आय का स्रोत थे। और भारतीय उद्योगों को अभी तक संरक्षण दिया जा रहा था। अधिकतर उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में ही थे, जहां लाभ अधिक नहीं प्रदर्शित हो रहा था। तो एक सुधार की भी आवश्यकता थी। दूसरी तरफ विश्व की अर्थव्यवस्था में भी कई आमूलचूल परिवर्तन हो रहे थे, तो उन्हें भी हमने समझना है। भारत ने आईएमएफ, आईबीआरडी कई बार ऋण लेते थे भारत लोग, और ठीक लगभग 1990-91 जब भारत ने अर्थव्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन किया, जब भुगतान संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, उससे पूर्व 88 के करीब भारत में जो पूर्व की सरकार थी, 91 से पूर्व की सरकार, उसके द्वारा इंग्लैंड से ऋण लिया गया था 20 लाख पाउंड का, और यह भी चुकाना था। आईएमएफ से, आईबीआरडी से आगे के लिए लोन भी लेने थे, लेकिन आईएमएफ और आईबीआरडी ने शर्त लगा दी कि अगर आपको लोन चाहिए, ऋण चाहिए, तो आपको नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ेगा। और वह थी डब्ल्यूटीओ के में शामिल होने की और उसके नियम कानूनों को मानने की। और उस क्या हुआ, ये सब विस्तार से इस पार्ट में बताया गया है, हम आगे और इस पर चर्चा करते हुए चलेंगे। तो अब हम समझते हैं कि अगर हम इस पार्ट में क्या बताया गया है। यहाँ पे हम देखें कि नियोजित विकास के, नियोजित मतलब पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू हुई थी अभी तक। नियोजित विकास जो था, इसके 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्षों के बाद 90 के दशक तक भारत में एक सशक्त औद्योगिक आधार तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में स्वनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा। औद्योगिक आधार यानी कि औद्योगिक जो नीतियां थी, सर्वप्रथम आई थी 1948 में, और 48 में उद्योग मंत्री श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। फिर आवश्यकता तो देखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आसपास एक और औद्योगिक नीति आई, जिसे औद्योगिक नीति 1956 कहते हैं। और तृतीय जो अभी बाद में फिर 1991 के बाद जो पंचवर्षीय विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के बाद नई औद्योगिक नीति 1991 में प्रस्तुत की गई। इसमें सुधार होता रहा 93, 94 इत्यादि में कई। तो ये सबसे आमूलचूल परिवर्तन वाली औद्योगिक नीति 1991 के बाद। फिर इसमें कुछ संशोधन 93 में हुए, कुछ 94 में, और निरंतर जो सुधार होते चले गए डब्ल्यूटीओ के आधार पर हमने जो औद्योगिक नीति अपनाई थी। अब क्या है, जो भी हमने पूर्व के पाठ पढ़े, भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, या भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 के बीच में, सब में हमने कृषि क्षेत्र पढ़ा, उद्योग क्षेत्र पढ़ा। तो उनमें तो भारत चाहे कृषि है, खाद्यान्न है, उद्योग धंधे हैं, इसमें हमने क्या प्राप्त कर ली, अभी स्वनिर्भरता प्राप्त कर ली थी कि भाई देश में ही उत्पादन होगा और देश में ही उसका उपभोग करने के लिए सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसके बावजूद
जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर था। यानी कि अभी भी कृषि पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी। 91 में भुगतान संकट के कारण बहुत ज़्यादा भुगतान संकट आ गया। भारत ने लोन लिया था, लौटाना था। भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। इसी से आर्थिक सुधार हुआ, क्यों हुआ, कैसे, एक बार मैं पूर्व में बता चुका हूँ और हम पाठ के दौरान भी इसको पढ़ेंगे। इस इकाई में सुधारों की प्रक्रिया तथा भारत के संदर्भ में इनके प्रयोग का मूल्यांकन किया गया। अब हम जब इसको समझ पाएंगे तो हम आगे देखते हैं कि अगर इस पाठ को पढ़ लेते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा, इन मुद्दों को भी हम समझ पाएंगे। और क्या क्या समझ पाएंगे अगर हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं, तो हम समझ पाएंगे कि 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे। क्या पृष्ठभूमि का थोड़ा उल्लेख मैंने कर ही दिया है। और जैसे देखते हैं 91 में भारत के आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह समझ जाएंगे, क्यों हमने नई औद्योगिक नीति 91 में लाई। सुधार नीतियों का दूसरा पॉइंट, जो सुधार नीतियों का आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझेंगे। सुधार नीति की जो भी आरंभ किए गए वो कैसे प्रारंभ हुई और क्या क्या उसमें सुधार होते रहे, ये भी हम समझते रहेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्यों आई और उसमें क्या निहित छिपा था भारत के लिए। फिर अगला हम पढ़ पाएंगे, ये समझने के बाद ये भी समझ पाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार प्रक्रिया के प्रभावों को जानेंगे। कृषि, उद्योग, विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और इनमें क्या प्रभाव पड़ा, सुधार प्रक्रिया का क्या फ़र्क पड़ा, ये हम प्रभाव को जानेंगे विभिन्न क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और कृषि, उद्योग, धंधे, व्यापार, सब के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यावसायिक संरचना, आधारिक संरचना में सब में क्या अंतर आया, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं कि के.आर. नारायणन ने इस संदर्भ में कहा था, आज के विश्व में आम सहमति है केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। तो समाज में हमने हर क्षेत्र में प्रगति करनी है, के.आर. नारायणन। तो इनके द्वारा ये कहा गया। अब हम आते हैं पाठ के परिचय में। स्वतंत्रता के बाद अभी थोड़ा सा उल्लेख कर ही दिया था और हम इसको ले चलते हैं कि हमने स्वतंत्रता के समय जो अपनाई थी वह थी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। और कुछ विद्वानों का तर्क है कि भाई इतने अधिक नियम कानून बनाए गए, आर्थिक समृद्धि विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र में ही सब कुछ था। प्राइवेट वालों को के लिए बहुत नियम कानून नियंत्रण रखे गए थे। वो फैक्ट्री खोलने में उनको काफ़ी बाधा होती थी और वे नहीं खोल पाते थे, तो उद्योग धंधे और विकास में सहयोग नहीं कर पाते थे। और भारत की जो विकास यात्रा में गतिहीनता का स्तर दिखने लगा था। समृद्धि और विविधता औद्योगिक आधार जो भी थे और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा निश्चित हो चुकी थी। लेकिन वर्ष 91 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले का संकट सामना करना पड़ा था। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। अब भारत खर्च किस में कर रहा था? पैसा विदेशों से अगर उधार लेता भी था तो भारत को बजट का बड़ा हिस्सा पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए रखा जाता था। इसको विदेशी मुद्रा रिजर्व के रूप में रखा जाता है। अब विदेशी मुद्रा जो रिजर्व होता है, इसमें आता क्या क्या है? इसमें आती हैं विदेशी परिसंपत्तियां, विदेशी मुद्राएं और एसडीआर, स्टैच्यूटरी ड्राइंग राइट्स होते हैं। इसमें 5 देशों की मुद्राएं लगभग 1971 में ये प्रारंभ किया गया था। इसमें अमेरिका की मुद्रा डॉलर और ब्रिटेन की पौंड और इस तरह से 5 देशों की, बड़े देशों की जो सशक्त मुद्राएं हैं, उनके गठबंधन से एसडीआर स्थापित किया गया था 1971 में। और 15 दिनों के लिए ही रह गया था ये विदेशी मुद्रा बाजार रिजर्व जो हम देश में रखते हैं, 15 दिन के लिए रह गया था केवल मात्र। और आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने भी गहन बना दिया। सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और हमारी विकास रणनीतियों को संपूर्ण दिशा को ही बदल डाला। अब हम देखते हैं
तो हम इस अध्याय में आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उन नीतियों का प्रभाव भी हम पढ़ेंगे। अब पृष्ठभूमि क्या रही फिर से और देख लेते हैं। वित्तीय जो संकट का वास्तविक उद्गम सुर 80 के दशक में अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन था। पहला पॉइंट देखते हैं। अब अगर हम देखना चाहें कि क्या क्या पॉइंट थे, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ गया कि वास्तविक जो मतलब क्यों वित्तीय संकट उत्पन्न हुए थे। सबसे पहला कि अर्थव्यवस्था 80 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था, मैनेजमेंट सही नहीं था। सामान्य प्रशासन चलाने और विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब वह आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों का भुगतान करना होता है और ये डॉलर हमें अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये सामान्य बात है, इसको ये अच्छे पॉइंट हैं, इनको समझना जरूरी है। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर बेरोजगारी, गरीबी आदि कई बढ़ गई थी। जनसंख्या विस्फोट के कारण अपने राजस्व से अधिक खर्च करना, यही नहीं सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्राप्ति भी नहीं हुई थी। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि भारत को बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए, ये जो बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ा है, सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। और जो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकतर उद्योग धंधे थे 80 तक 90 से पहले, तो कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा का उपभोग कार्यों पर भी खर्च नहीं किया जाता था। अब जो अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का तो ना तो कोई प्रयास किया गया, ना ही निरंतर बढ़ते आयातों के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। 80 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व इतना अधिक हो गया कि उसे धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि में कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा हमने पहले भी कहा, विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए, जो हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार, सुरक्षित भंडार बहुत कम हो गए। देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय उधार का दाताओं को ब्याज चुकाने के लिए भारतीय सरकार के पास विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। अब उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को इसको विश्व बैंक कहते हैं और इसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। अब ये जो दोनों थे, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी विश्व की, तो 1945 में इनकी स्थापना कर दी गई थी। एक्टिवेट ये लगभग 47 में हुए। इनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से वाशिंगटन में की गई, इन बैंकों की स्थापना। और भारत में इस समय इन दोनों बैंकों से पैसा लेने के लिए, अब वैसे तो मदद करने के लिए ही था, कम ब्याज दर पर ये ऋण देते हैं विश्व के देशों को, और विश्व के देशों को आयात निर्यात के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके विकासशील देशों को संरक्षण भी प्रदान करने का मुद्दे रखे गए थे, लेकिन संरक्षण नहीं, फिर बाद में इसका इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा या शक्तिशाली देशों के द्वारा विश्व को नियंत्रण करने में अधिकतर लिया गया। लेकिन फिर भी कई देशों को काफ़ी मदद दी गई और काफ़ी सहायता करने में मददगार हुआ विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जो बिलियन डॉलर का जो ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला, तो ये यहाँ से ऋण मिल गया इससे, किंतु इस ऋण को पाने के लिए भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई गई। भारत सरकार पर शर्त लगा दी गई, कुछ शर्तें लगाई गई कि भाई, जैसे सरकार पहली बात उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी, निजी क्षेत्र पर जो प्रतिबंध हैं उनको हटाएगी, और साथ ही ये अपेक्षा की कि विदेशी व्यापार पर जो विदेशी व्यापार है लगे प्रतिबंधों को भी हटाए जाएंगे।
अब भारत ने तो भाई मान ली, ओके कर दिया, नई आर्थिक नीति की घोषणा भी कर दी 91 में। इस आर्थिक नीति में अब जैसे ये जो थी, ये विश्व बैंक या इन्होंने जो भी कहा, अब एक संस्था थी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व उसका जो गठन कैसे हुआ, इसका भी गठन 1948 के लगभग कर दिया गया था स्विट्जरलैंड जेनेवा में। इसका तो प्रथम उद्देश्य था कि जो भी गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, जो विकास कर रहे हैं, हम उनको ये IMF विश्व बैंक पर भी नज़र रखेंगे और विश्व के देशों को जिसको ज़रूरत है उसको मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कई संकल्प लिए गए थे कि भाई हम विश्व बैंक पर भी नज़र रखेंगे कि वो देशों की मदद करे और विकासशील देश जो बढ़ रहे हैं उनकी आर्थिक सहायता भी पहुंचाएंगे। इन मान्यताओं को लेकर जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके स्थापित किया गया था। गाट कहते थे पहले इसको, WTO नहीं था नाम, पहले था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी, GATT ये नाम था। और उस समय से लेकर इसके कई राउंड चले थे। तो फिर जाके गार्ड की जब मीटिंग होनी थी 1986 में, जो इसके भी कई राउंड चले, 86 की जो मीटिंग होनी थी तो उसमें भी कई राउंड चले। उरुग्वे में होनी थी, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में है स्थापित। तो 86 के बाद कई राउंड चले और चलते चलते जब 93 में अर्थव्यवस्था पहुंची 1991 में, तो वहाँ पे एक जो डंकल डंकल जो थे महानिदेशक इस गैट के ही उस समय, उन्होंने WTO के लिए अभी तक जो चर्चा चलती रही उनको प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने 1993 में ये प्रस्ताव बना के दे दिया, 1993-94 में उन्होंने बना के दे दिया। और लगभग इसमें कई देश फिर शामिल होने लगे, भारत भी इन्हीं प्रक्रिया में शामिल होकर भारत भी शामिल हुआ और सहमति पहले ही दे दी थी विश्व बैंक और IMF के दबाव में। दबाव क्या, फिलहाल भारत के लिए विश्व के एकीकरण के लिए ये उपयुक्त कदम ही रहा। और 1 जनवरी 1995 में भारत में WTO जुड़ गया, भारत WTO से जुड़ गया और ये गार्ड परिवर्तित होकर WTO में बदल गया 1 जनवरी 1950 में, 95 में, 1995 में। अब हम देखते हैं कि इस नई आर्थिक नीति में आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना और फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को 2 उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, कौन कौन से उपाय अपनाए गए, स्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार, 2 उपाय अपनाए गए। तो इसमें देखते हैं, स्थायित्वकारी उपाय जो थे वे अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर जो संरचनात्मक सुधार था, ये दीर्घकालिक उपाय, इसका उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना था। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों की अनियमितताओं को, जो अनियमितताएं थी, को दूर करना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इसके 3 उपवर्ग हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वस्तुतः पहली 2 नीतियां रणनीतियां हैं, जैसे उदारीकरण और निजीकरण तो 2 रणनीतियां हैं। अंतिम नीति की जो इन 2 रणनीतियों का परिणाम कहा जा सकता है उदारीकरण। अब उदारीकरण से मतलब लगता ही है कि कुछ उदार रवैया अपनाया जाएगा। किस में अपनाया जाएगा? अभी तक हम देखते थे भारत में तो ऐसे ही अभी तक क्या था कि निजी उद्योग वालों को भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विश्व के अन्य देशों से व्यापार करना भी एक उसमें भी प्रतिबंध लगाए गए थे। अगर हम उदारीकरण लाते हैं तो कुछ प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त कराने की नीति थी। उदारीकरण क्या हुआ? इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त कराने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, जो ये प्रणाली है औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली,
आयात नीति, निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 80 के दशक में ही प्रारंभ किए गए थे, किंतु 91 में आरंभ की गई सुधार नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थी। अब हम महत्वपूर्ण क्षेत्र में किए गए सुधारों की समीक्षा करते हैं। कहाँ कहाँ सुधार हुए। अब सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्रक, दूसरा वित्तीय क्षेत्रक, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्रक। 91 से के बाद और 91 के बाद इन पर विशेष ध्यान दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र का विनिमयीकरण हम देखते हैं। जब शुरू में इसमें कुछ उद्योग, लगभग 15-16 उद्योग रह गए, जो निजी क्षेत्र के लिए सबको खोल दिया गया। केवल सरकार के पास 16 उद्योग, 18 उद्योग रह गए थे कुछ। फिर क्या किया गया, थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर 6 ही उद्योग, कुछ वर्षों में 93-94 में 6 ही उद्योग सरकार के पास रह गए। अंततः 3 ही उद्योग सरकार के पास रहे, परमाणु, रेल इत्यादि सुरक्षा संबंधी जो भी थे वित्तीय वाले मामले, और सारे उद्योग निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिए गए। और सुधार फिर बाद में करते चले गए। 93-94 में आगे तक की ये प्रक्रिया कई चरणबद्ध रूप में रखी गई थी कि हम ढिलाई कब तक और कितने वर्षों तक करेंगे, WTO की नियम शर्त को कितने वर्षों में धीरे धीरे लागू करेंगे, और ये संभव होता रहा। अब क्या हुआ, अब एक फर्म स्थापित करने और बंद करने की जो प्रक्रिया थी वह क्या हो गई। एक फर्म स्थापित करने और बंद करने या उत्पादन की मात्रा निर्धारित करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। अन्य निजी उद्यमों को प्रवेश का निषिद्ध था। ये सब चीज़ें थी। तो सुधारवादी जब नीति आई 91 की, तो इनमें अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक विमान तथा औषधि भेजक, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब लाइसेंस ही समाप्त कर दिया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के सुरक्षित उद्योगों में, जो सुरक्षित उद्योगों में केवल प्रतिरक्षा उपकरण बचा है, और परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेल नहीं बचे। बस ये 3 उद्योग ही बचे। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई। अनेक उद्योगों में अब बाजार की कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। अब वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार हुआ, वित्त के अनेक क्षेत्र में गया, और जो पहले से बैंक हैं उसमें भी निजी क्षेत्र अपने शेयर खरीद सकते थे। और बैंकों पर इसमें थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है। इसमें जो पैसा है ये काफ़ी करोड़ों अरबों में लगाना पड़ता है। बैंक को कई करोड़ों में पैसा रखना पड़ता है, तब जाके वो कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं, तब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखें खोल सकती है। लेकिन मानदंड इतने ऊंचे कर दिए कि बहुत ज़्यादा। और यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की अनुमति है। विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को भी भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिल गई। ऐसे ही जैसे बैंक में प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश दिया गया, ऐसे ही LIC इत्यादि में भी प्राइवेट सेक्टरों को प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। अब देखते हैं कि कर सुधार में कर व्यवस्था में क्या सुधार आए। अब इसको समझने के लिए देखते हैं, सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। करों की व्यवस्था को राजकोषीय नीति कहते हैं। करों के 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब आप वर्तमान में तो काफ़ी देख रहे होंगे कि आजकल GST लागू है, लेकिन उस समय अप्रत्यक्ष कर में क्या किया गया, या व्यक्तिगत, जैसे ये तो प्रत्यक्ष कर तो देने ही पड़ते हैं, ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गए, और आजकल सभी ऑनलाइन भी हो गया है ये प्रक्रिया। तो इसमें 91 के बाद क्या परिवर्तन आए वो पे देखते हैं। पहले हम 91 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए करों की दरों में निरंतर कमी की गई। इसके पीछे मुख्य धारणा थी कि उच्च दरों के कारण ही कर वंचन होता है, बचने की कोशिश करते हैं कर बचाने, जिससे आय कम होती है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो सकती हों तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। निगम कर की दरें जो बहुत अधिक थी धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। मॉडरेट इत्यादि को लाया गया, सरलीकरण करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब है विदेशी विनिमय सुधार।
जो विदेशी विनिमय सुधार, विदेशी क्षेत्र को में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में 91 में भुगतान संतुलन का समस्या और तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। पहला, इस देश की विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय जो बाजार थे, विदेशी विनिमय बाजार से में रुपए के मूल्य के निर्धारण भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित करता है। अब देखते हैं कि व्यापार और निवेश नीति सुधार, अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और व्यापार और निवेश, अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्था का उदारीकरण प्रारंभ कर दिया गया। इस कार्यक्रम को एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और अनेक आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। भारतीय आंतरिक आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने के लिए नीतियां अपना रहा था। इसके लिए आयात को कड़े नियंत्रण और उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग था। ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी। अब यहाँ देखते हैं, अब विनिर्माण जो उद्योग थे, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग थे, उनकी कम हुई। व्यापार नीतियों में सुधार के लक्ष्य थे आयात और निर्यात पर ऋणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, प्रशुल्क दरों में कटौती, आयातों के लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति, हानिकारक और पर्यावरण संबंधी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी उत्पादों पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना। और 2001 में कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क में मुक्त कर दिया गया। ये कई सुधार हम देखते जा रहे हैं। और नवरत्न कंपनियां, सार्वजनिक उद्यम नीतियां भी स्थापित की गई। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो नवरत्न कंपनियां हैं, इनको हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। BPCL है, IOCL है, SPCL है, ONGC है, सेल है, और IPCL है, NTPC है, भेल BHEL है, BSNL है, MTNL है। ये नवरत्न माने गए और अधिकतर ये है, इतने ये अधिकतर लाभ में ही रहते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। तो इनका संवर्धन भी किया गया साथ में। और अब हम देखते हैं कि निजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। हमने पढ़ लिया जो उदारीकरण में क्या क्या हुआ, क्या क्या उदार रवैया अपनाया और कैसे फ़ायदा हुआ। अब हम देखते हैं कि निजीकरण क्या है। निजीकरण का मतलब है स्वामित्व में अभी तक अधिकतर उद्योग, अगर सार्वजनिक उद्योग में तो संसाधनों का नियंत्रण किसके पास है? सरकार के पास है। निजी नियंत्रण का मतलब ये होता है कि संसाधनों पर नियंत्रण निजी लोगों के पास भी मिल जाता है। सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना, यानी कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी उन उद्योग धंधों को खरीद सकते हैं और अपना विनिवेश कर सकते हैं। अब आधुनिकीकरण को भी सहायता देना था। यह अपेक्षा की थी निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्योगों के निष्पादन में सुधारने में प्रभावोत्पादक सिद्ध होगा। अब क्या है, यही चर्चा चल रही थी 1990-91 से पहले। यही अर्थशास्त्री बताते थे कि सरकारी उद्यम में मुनाफा का उद्देश्य नहीं होता। कर्मचारी सरकारी नौकरी में होते हैं तो ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाया गया और बल्कि वह घाटे में ही है। और कई उद्योग धंधों तो सरकारी क्षेत्र रख के बंदी हो गए। और प्राइवेट सेक्टर में अगर हम इसको ले आएँ तो इसमें काफ़ी वृद्धि होगी। तो यही मूल था। और सरकार की आशा है कि निजी में प्रत्यक्ष निवेश से अंतर प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा। इससे विदेशी मुद्रा भारत में आएगी। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधन निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उसकी कार्य कुशलता को सुधारने का प्रयास किया। और कुछ सार्वजनिक उद्योगों को नवरत्न या लघु रत्न का विशेष दर्जा भी दिया गया। अब देखते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है। यानी कि WTO की जो शर्त थी कि हर देश एक दूसरे के लिए खुल जाए आयात निर्यात के लिए, और प्रतिबंध कम से कम लगाए, कर कम कर दे, सीमा शुल्क कम कर दे, उन पर कंट्रोल और नियंत्रण कम कर दे। तो इससे क्या होगा कि
जो विश्व के अर्थव्यवस्था देश एक दूसरे के लिए खुल जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों का परिणाम है। यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व की परस्पर निर्भर और अधिकृत एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों को नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं का प्रभाव भारत के घटनाक्रम भी स्पष्ट दिखाई देता है। मान लिया जाए अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में परिवर्तन आया या भारतीय वहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव भारत पर भी दिखता है, यहाँ के सूचकांक पर भी, यहाँ के शेयर मार्केट पे भी दिखता है। दूर की घटनाओं का भी प्रभाव पड़ता है, भारत के घटनाक्रम में पड़ता है जरूर। वैश्वीकरण के संपर्क सूत्रों का, जिससे मीलों दूर घटनाओं को प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। यह विश्व को एक बनाने का सीधा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। बाह्य प्रापणन क्या होता है? जो हम बाहर से, विदेशों से जो भी चीज़ प्राप्त करते हैं, बाह्य प्रापणन हुआ। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक विशिष्ट परिणाम है। इससे कंपनियां किसी बाह्य स्रोत, संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं। अधिकांश अन्य देशों से, जिनमें पहले देश के भीतर की प्रदान किया जाता था, जैसे कानूनी सलाह, अब ये विदेशों से भी ले सकते हैं। कानूनी सलाह लेनी है किसी कंपनी ने, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कंप्यूटर सेवा लेनी है, तो ये सब क्या किया जा सकता है? विदेशों से विज्ञापन की मदद ली जा सकती है। सुरक्षा है, संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को भी एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप प्रदान कर दिया। इसी कारण विदेशों ने इन सेवाओं को प्राप्त करने बाह्य प्रापण की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, मदद लेते हैं सब विदेशों से। जो कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उसका परामर्श लेते हैं, या उनको बुलाते हैं, या उनके उपकरण मंगाते हैं। तो चिकित्सा संबंधी परामर्श है, शिक्षण कार्य में बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से सेवाएं प्राप्त करती हैं। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश की ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया गया है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत की सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह कार्य करने में बहुत कम लागत होती है। जैसे इसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। कई नौकरियां मिलती हैं। भारत में एक व्यक्ति है, दिल्ली में रह रहा है, या यहाँ बड़े शहर में, या एक ग्रामीण अंचल में भी रह रहा है, तो वह उसके बाद लैपटॉप हो और बहुत तेज़ नेटवर्किंग हो, और जो भी उपकरण आवश्यक है नेटवर्किंग के लिए वह सब मौजूद हों, और वह क्या कर सकता है, आउटसोर्सिंग से विदेशों से जो भी विज्ञप्ति निकलती हैं उसमें अप्लाई कर सकता है, और नेटवर्किंग का कोई भी काम है तो वह उसमें शामिल हो सकता है और मुनाफा कमा सकता है। और क्योंकि मान लिया अमेरिका में एक कोई उद्योगपति है, उसको कोई ऑडिटिंग करने के लिए या किसी के लिए वहाँ 10 लाख रुपए लग रहे हैं। भारत में वो ऑडिटिंग की बात, या ऑडिटिंग तो नहीं हो सकती वैसे, लेकिन जैसे डॉक्टर है, पर्चियाँ बनाना है, लिस्ट बनाना है, ये काम है, तो वो भारत को सौंप देगा। 10 लाख का खर्चा यहाँ 1-2 लाख में हो जा रहा है, तो भारतीय को सौंप देगा, तो उसकी भी बचत हो जाती है, और सब कार्य हो जाते हैं आउटसोर्सिंग के द्वारा। इस तरह से कई, और हमने देखा कि इस पर चर्चा कर ली है पहले ही कि गार्ड जो पहले था वो बदल के WTO बन गया था, और 1995 में किया गया था। इस महासंधि की रचना विश्व व्यापार परिषद 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उस समय इसका देश सभी देशों के विश्व व्यवहार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना जिसमें देश मनमाने ढंग से व्यापार करने में बाधाएं खड़ी ना कर पाए। अब ये तो था, और इसको हमने समझ लिया है पहले।
और यहाँ देखते हैं कि सेवाओं के जरिए व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम, मतलब अब क्या है कि केवल देश के इष्टतम संसाधन का प्रयोग नहीं करना है, विश्व के जो संसाधन है उनका कुशलतम उपयोग करना है। अब क्या होने लगा, विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय, एक दो देश भी आपस में संधि करके अपना व्यापार कर सकते हैं, और बहुपक्षीय व्यापार भी हो सकता है। ऐसा सभी सदस्य देशों को प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधों को हटाकर अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया, यानी कि अब प्रशुल्क दरें काफ़ी कम कर दी जानी चाहिए या कर दी गई। डब्ल्यूटीओ के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करने हेतु न्यायपूर्ण विश्वस्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों और सुधारात्मक व्यवस्था की रचना की सक्रिय भागीदार रहा। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा, आयात पर से भी अनेक परिणात्मक प्रतिबंध हटाए, प्रशुल्कों के दरों को भी बहुत कम किया। कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भाई विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकासशील देशों के बीच ही होता है। उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते रहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है विश्व संगठन तो गरीब देशों को छलाने की व्यवस्था मात्र है? लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, ये तो पूर्व के पाठ हैं और पूर्व में लिखे गए हैं, तो आज हम देखते हैं कि अगर हम भारत विश्व व्यापार संगठन या डब्ल्यूटीओ से जुड़ा तो वो छला नहीं गया, बल्कि उसका विकास और आर्थिक समृद्धि होती रही। विश्व के व्यापार एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। जो भी आवश्यकता किसी देश को कहीं से भी होती है तो वह आपस में कर लेते हैं। आज ये कोरोना काल में भी आप देखते हैं कि आज कहीं भी दवाई बनेगी तो विश्व के लिए वह हर जगह देश के लिए उपलब्ध होगी, या भारत ने भी कई देशों की मदद की। तो अब ये सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा करते हैं। अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए कई समय हो चुका है, और इस अवधि में अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की समृद्धि हुई, मापन सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा समृद्धि दर दिखाई जो देती हैं इस तरह से 6.4, और इस साल भी ये कोरोना नहीं होता तो समृद्धि दर बहुत अधिक होती। तो हाँ, देख हम पाते हैं कि जो समृद्धि दर है, जो जीडीपी है, इसमें काफ़ी बड़ा ये काफ़ी वृद्धि हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हमारे यह कृषि उद्योग सभी जगह, विदेशी निवेश हर जगह भारत ने अब समृद्धि और रोजगार, पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछले पूर्व के पार्टों में कि जो समृद्धि है कि जो दर से हम वृद्धि कर रहे हैं वो उतनी बने रहे या उससे बढ़ती रहे। रोजगार के मामले में ये देखने को नहीं मिलता है, और काफ़ी विदेशों में भी चले गए हैं। वैसे उदारीकरण, निजीकरण का ये फ़ायदा हुआ है कि वैश्वीकरण का, कि कई विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, कई आउटसोर्सिंग से नौकरी में लग रहे हैं, कई क्षेत्रों में नौकरी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी रोजगार की जो अपेक्षित दर नहीं मिल पा रही है, और जनसंख्या उसका कारण बहुत अधिक तीव्रता से भारत की जनसंख्या का बढ़ना है। उद्योगों में भी काफ़ी सुधार किए गए इस बीच। उद्योग धंधों में, औद्योगिक नीति में पूर्व में बता चुका हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री के 48 में, 56 में, 91 में जो जो सुधार हुए, और उद्योगों को किस तरह से परिवर्तन लाया गया, और विदेशियों को बेरोटों का आवागमन सहज बनाया गया। ये भारत विनिवेश, विनिवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, विदेशियों का विनिवेश आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी, चाहे मुंबई का विस्फोट हो जिसने थोड़ा सा विनिवेश में कम इच्छुकता दिखाई, लेकिन फिर बाद में भारत द्वारा व्यवस्था इनको प्रदान की गई, तो फिर विदेशियों का निवेश भारत में निरंतर बनता रहा, और सुधार और राजकोषीय नीतियां अपनाई गई, करों में सुधार किए गए, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हों चाहे वह अप्रत्यक्ष कर हों, दोनों करों में सुधार लाया गया भारतीयों के द्वारा। सुधार और राजकोषीय नीतियां जो लागू की गई, इनमें काफ़ी सुधार लाया गया। और इस तरह से हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लागू होने में जो भी प्रक्रिया रही हमने पढ़ी। अब ये आपके लिए क्वेश्चन आंसर हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आंसर हैं। क्यों देखो, भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए,
और यहाँ पे हम देखें कि ये विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देशों ने पहले शामिल हुए थे, ये आपको पता ही है। 23 देश शामिल हुए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे प्रमुख कार्य क्या हैं वो बताइए। ये रिजर्व बैंक के व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण करता है, रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ दी गई हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार, युक्ति युक्त और अल्पांश विक्रय, प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधक, प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं, परिमाणात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ होता है, और लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं। तो अब सार्वजनिक उपक्रम अगर लाभ कमा रहा है तो निजीकरण की ऐसी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आजकल शेयर और अंश बिक्री तो होते ही हैं। अगर अच्छा निष्पादन की संभावना है तो कुछ शेयर दिए जा सकते हैं। अब क्या आप विचार में पाही प्रापण भारत के विरोध में रहा है। भारतीय, इस तरह से आपके ये कुछ प्रश्न हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।